हम बात कर रहे थे इवोल्यूशन की और एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की बात हो रही थी। उसमें हमने फॉसिल्स के बारे में बात की थी और उसके साथ साथ हमने बात की थी एम्ब्रियोलॉजी की, है ना। ये बातें हम कर चुके थे, इनका एविडेंस हमने, है? हाँ, हमने इसके बाद फिर कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में भी बात की थी और हमने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की भी बात की थी। एक हम बात कर रहे थे जब हम होमोलॉगी की बात कर रहे थे, होमोलोगस, तो हमने एग्जाम्पल भी दिया था होमोलॉगी का मैमल्स में, वर्टिब्रेट्स में, है ना। एक एग्जाम्पल प्लांट्स का भी है उसमें, है ना। हाँ, कुकुरबिटा, है ना, और बोगेनविलिया। बोगेनविलिया के थॉर्न और कुकुरबिटा के जो टेंडिल्स हैं, दे आर होमोलोगस ऑर्गन्स। और सेम उनका स्ट्रक्चर है बेसिक, फंक्शन इज डिफरेंट। एक का काम है टू प्रोटेक्ट और एक का काम है टू सपोर्ट स्टैंड को। तो ये इशारा करता है कौन से इवोल्यूशन की तरफ, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसकी तरफ इशारा करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। अब एक और तरह की चीजें हैं जिनमें फंक्शन सिमिलर हो गया है, स्ट्रक्चर उनका डिफर है, लेकिन वो एक जगह मिल रहे हैं फंक्शन के लिए। जब हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन ऐसे निकलता है, अलग अलग दिशाएं हैं, यहाँ पे बेसिक सेम है लेकिन अलग अलग कंडीशन होने के कारण स्ट्रक्चर अलग है। और जब हम बात करते हैं कि भैया अलग अलग दिशाओं से हैं लेकिन सेम फंक्शन पे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे विंग्स की, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, क्या है ये, एनालोगस है, क्योंकि इनका बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है लेकिन फंक्शन दोनों का एक समान है। फंक्शनली वो कॉमन है, फंक्शनली क्या है, वो कॉमन है, लेकिन इनकी ओरिजिन क्या है, अलग अलग है। तो ये इशारा करता है कौन से इवोल्यूशन की तरफ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। किस तरफ इशारा करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की तरफ। एनसीईआरटी में कन्वर्जेंट जो ऐसे ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, एनालोगस। ऐसे ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एक होमोलोगस आपने पढ़े हैं, इनका बेसिक स्ट्रक्चर समान है लेकिन फंक्शन डिफर होने से उनका स्ट्रक्चर बदल गया है, वो होमोलोगस है। और ये दूसरे हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर डिफर है बट सेम फंक्शन है, दे आर कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन। एनसीईआरटी में एनालोगस ऑर्गन के और भी उदाहरण दिए गए, आईज का उदाहरण दिया गया है, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स, दोनों की ओरिजिन डिफर है लेकिन फंक्शन दोनों का देखने का। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है एक और फ्लिपर्स का, हाँ, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। ये भी किस तरफ इशारा, क्या है, दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, ओरिजिन क्या है, अलग अलग है, लेकिन फंक्शन क्या है, तैरने का है, दोनों तैरने में काम कर रहे हैं। तो कौन सा इवोल्यूशन है ये, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। कौन सा इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। प्लांट्स में भी उदाहरण दिया है, पोटैटो एंड स्वीट रूट। पोटैटो मॉडिफाइड क्या है, स्टेम है, और स्वीट रूट क्या है, मॉडिफाइड रूट है, लेकिन फंक्शन दोनों का क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। फंक्शन दोनों कर रहे हैं फूड का स्टोरेज। तो इट मीन्स ये कैसा डेवलपमेंट है, कैसा इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कैसा इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हालांकि कुछ साइंटिस्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में उसे बेसिक नहीं मानते कि भाई ये इवोल्यूशन इससे बेसिक इवोल्यूशन की फॉर्म है, क्योंकि ये इवोल्यूशन को कहीं भी किसी भी तरह से प्रूफ नहीं करता, लेकिन इसका महत्व है ना।
इसका महत्व है, क्योंकि ये कॉमन एंसेस्ट्री नहीं दिखा रहा उनके हिसाब से। ठीक, तो ये बात हुई ऑर्गन्स के बारे में। अगर हम बात करें सेल के अंदर जो हमारे प्रोटीन्स हैं, और वो प्रोटीन कोई विशेष फंक्शन परफॉर्म करता है, वन प्रोटीन वन जीन वन एक्शन की जो थ्योरी है, वो ये शो करती है एक कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ। ये भी क्या करती है, कॉमन एंसेस्ट्री, क्योंकि फिजियोलॉजिकली जो सबकी सेल है, सेल का स्ट्रक्चर है, बेसिकली वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, उसमें बहुत सिमिलरिटीज है, उसमें क्या है, बहुत सिमिलरिटीज है। और जब बहुत सिमिलरिटीज उसमें है, और वहीं से फिर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज की सेल का डेवलपमेंट है, तो इट मींस ये भी यही कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ हमें क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। और जब कॉमन एंसेस्ट्री की बात हो रही है, तो इट मींस देयर इज इवोल्यूशन। जब कॉमन एंसेस्ट्री की बात कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरह का क्या है, इवोल्यूशन। क्लियर? कौन सा डाइवर्जेंट होगा, जब कॉमन एंसेस्ट्री की बात आती है और उससे अलग अलग फैलते हैं। बात यही है कि जब कॉमन है एक चीज और उससे अलग अलग हो गए, तो कौन सा हुआ, डाइवर्जेंट हुआ। कौन सा हुआ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बारे में बात की। क्लियर? इवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है, इसमें टाइम लगता है, ये टाइम लेने वाली है ना, कैसी है, टाइम बाउंडेड है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल होता है। और जब ये टाइम बाउंडेड है, तो इसमें बहुत समय लगता है नई फॉर्म को आने में, नई स्पीसीज को क्रिएट होने में, नए कैरेक्टर को आने में, नई वेरिएशन को आने में। ठीक, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल का लाइफ स्पान क्या है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है। अगर उसकी लाइफ साइकिल छोटी है, जैसे माइक्रोब्स की होती है, तो इट मीन्स ये बहुत तेजी से हो जाएगा, ये वेरिएशन, ये स्पेशिएशन बहुत क्या हो जाएगा, तेजी से हो जाएगा। लेकिन अगर लाइफ स्पान बड़ी है, अगर मैं कहूं कि आप अपनी लाइफ में ज्यादा ज्यादा एक जनरेशन देखोगे, दो जनरेशन देखोगे, तीन जनरेशन देख लोगे, ठीक है, कुछ एनिमल्स की जो बड़े हैं, है ना, लेकिन ज्यादा जनरेशन नहीं आप देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ स्पान क्या है, बड़ा है। लेकिन वहीं अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर माइक्रोस्कोप, आप माइक्रोब्स की कई जनरेशन को बढ़ते हुए और इवॉल्व होते हुए देख लोगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करें, इसके बारे में भी अभी बात आएगी। तो बात जब हम कर रहे हैं इन लोगों की, तो एक इन सब में, इन सब वैरायटी में एक सिलेक्शन दिखता है, कि नेचर का सिलेक्शन दिखता है। किसका दिखता है, नेचर का सिलेक्शन दिखता है। और नेचुरल सिलेक्शन का सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है, वो हमें इंग्लैंड में एक स्टडी किया गया मॉथ्स के ऊपर, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। तो 1850 में एक नमूने इकट्ठे किए गए मॉथ्स के। मॉथ्स भी एक तरह का इंसेक्ट होता है ना, मॉथ्स। और जनरली जब देखा गया कि दो तरह की वेराइटीज थी, एक वो थे जिनके विंग वाइट थे, व्हाइट विंग थे, और एक वो थे जिनके विंग जो है कुछ गहरे रंग के थे। ठीक, 1850 में जब नमूने इकट्ठे किए गए, तो उसमें देखा गया कि जो व्हाइट विंग मॉथ है उनका नंबर ज्यादा है, और जो स्पॉटेड या मिलन जिनका रंग डार्क है, उनकी नंबर क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, उन्होंने आंकड़ों को लिख लिया, अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकाला, देयर नो कंक्लूजन। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1920s, वापस से उसी एरिया से, सेम एरिया से उन आंकड़ों को इकट्ठा किया गया, और जब इकट्ठा किया गया, तो क्या देखा गया कि भैया अब तो डार्क वाले ज्यादा हो गए, व्हाइट वाले कम।
जब इसका कारण पता लगा कि भाई ऐसा क्यों हो गया, क्या व्हाइट वाले कहाँ चले गए, है? और डार्क वाले कैसे इतनी संख्या में बढ़ गए, जब इसका कंक्लूजन निकाला गया तो देखा गया कि ये जो मॉथ है इनका जो हैबिटेट है वो ट्री ट्रंक्स है। इनका हैबिटेट क्या है, ट्री ट्रंक्स पे रहते हैं ये, ट्री के ट्रंक्स पे रहते हैं ये व्हाइट है, ये मान लीजिए व्हाइट है ना, ये भी व्हाइट, ये बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये डार्क, और ये ट्री का ट्रंक। आप कहेंगे ट्री ट्रंक तो ब्राउन होते हैं, ये व्हाइट कैसे है, व्हाइट ये इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर लाइकेन है। क्या है, लाइकेन है, और लाइकेन व्हाइट कलर के हैं, लाइकेन क्या है, व्हाइट कलर के। तो चूंकि ये बहुत भी उन्हीं ट्रंक्स पे रहते हैं, उन्हीं लाइकेन के साथ रहते हैं, प्रीडेटर से जो इनके शत्रु हैं उनसे छिपने के लिए ये एक ट्रिक अपनाते हैं, कमोफ्लैज, यानी जिस तरह का इनका आसपास का है उसी रंग के ये होकर उसमें छिपे रहते हैं, जिससे इनके प्रीडेटर्स को ये आसानी से नहीं दिखते। ठीक है, और ये ब्लैक वाले स्पॉट हो जाते हैं बिल्कुल डायरेक्ट, वो कर लेता, पहचान लेता है कि भाई ये ब्राउन डार्क कलर का बैठा है, यही है। तो इनके प्रीडेटर्स ज्यादातर बर्ड्स ही होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, बर्ड्स ही होते हैं, या कुछ और जो प्राणी जो इनको मॉथ्स को खाते हैं, तो वो इन्हें पिक आउट कर लेते हैं आसानी से। तो इनकी नंबर कम हो जाती है और इनकी नंबर क्या थी, बड़ी, क्योंकि ये बचे हुए हैं। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में पॉल्यूशन हुआ, स्मोक हुआ। स्मोक के आने से हुआ ये कि आप ये बात जानते हैं, जो लाइकेन है ना, ये बहुत अच्छे पॉल्यूटेड इंडिकेटर्स है। जहां पोल्यूशन होता है वहां लाइकेन्स नहीं होते हैं। तो भैया हुआ ये कि पोल्यूशन होने में लाइकेन तो हो गए गायब। अब वो सारा पोल्यूशन इन ट्रंक्स को फेस करना है। ट्रंक तो पहले से ब्राउन होते हैं वैसे, लेकिन पोल्यूटेड होके और ज्यादा स्मोकी हो गए, और ज्यादा ब्राउन हो गए। अब उसमें जो व्हाइट वाले हैं वो आसानी से दिखने लगे, उल्टा हो गया, व्हाइट वाले तो दिखने लगे और जो ब्राउनिश थे, जो रंगीन थे, वो छिप जाते थे। तो हुआ क्या, व्हाइट वाले तेजी से खत्म हुए और ब्राउन वालों की संख्या बढ़ी। लेकिन ये नोट करने वाली बात है, इरेडिकेशन पूरी तरह से किसी का नहीं हुआ, ना पहले पूरे ब्राउन वाले समाप्त हुए, ना बाद में पूरी तरह से व्हाइट वाले समाप्त। सिलेक्शन, तो यानी नेचर ने इन्हें क्या किया बच्चे, सेलेक्ट किया एक कैरेक्टर के ऊपर। अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, जब हमने इसकी बात की तो हमें पता लगा कि भैया कुछ कैरेक्टर आप में होने चाहिए, कुछ वेरिएशन आप में होनी चाहिए, और वो वेरिएशन निश्चित रूप से लाभदायक ही होनी चाहिए, तभी आपका नंबर बढ़ेगा। नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, देखो, अगर किसी कैंडिडेट की, किसी इंडिविजुअल की प्रोजनी बढ़ती है, क्या बढ़ती है, प्रोजनी बढ़ती है, तो प्रोजनी बढ़ने से केवल एक चीज होती है, उनके नंबर्स बढ़ेंगे। और जब नंबर्स बढ़ेंगे तो उस कैरेक्टर का, उस गुणों का अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस जो है, लगातार बना रहेगा। उसका एग्जिस्टेंस क्या होगा, लगातार बना रहेगा हमेशा। जो इवोल्यूशन होता है वो इंडिविजुअल पे नहीं होता, वो किस पे होता है, पॉपुलेशन पे होता है। इसलिए यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन, बट यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज इंडिविजुअल। क्योंकि नेचर नेचर सेलेक्ट करेगी इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल सेलेक्ट हो होके पॉपुलेशन बनाएंगे, तब हम कहेंगे ये कैरेक्टर इवॉल्व हुआ है। एक में देख के नहीं बता देंगे हम कि ये इवॉल्व हुआ है ना? तो इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे बच्चों। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, पॉपुलेशन।
और यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है? इंडिविजुअल। क्लियर? अब हम बात करते हैं वहीं पे किनकी? मौत में एक वेरिएशन देखा, एक आपने एक नेचुरल सिलेक्शन देखा है। तो जब आपने नेचुरल सिलेक्शन मौत में देखा, तो इसी चीज को हम छोटे कैंडिडेट्स में देखते हैं। आदमी अपनी मर्जी की कुछ चीजें उगा ले, जो उसकी इच्छा की हैं, वो जीव वो पालता है, और वैसे ही वो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर करता है अपनी रिक्वायर की। और जब वो करता है रिक्वायरमेंट की, तो इस रिक्वायरमेंट में वो ये देखता है कि जो नई स्पीसीज बना लेता है, नई वैरायटीज तैयार कर लेता है, और जो मिलियंस ऑफ ईयर में काम होता था, वो कुछ ही सालों में वो काम कर रहा है। ऐसे ही हम माइक्रोब्स के ऊपर देखें, हमने कहा था रेट ऑफ स्पेशिएशन या रेट ऑफ वेरिएशन या रेट ऑफ इवोल्यूशन या रेट ऑफ एक्सटेंशन डिपेंड किस पे करता है? लाइफ स्पान पर करता है ना। अब हमने कहा कि लाइफ स्पान जो है माइक्रोब्स का बहुत कम होता है, और हम कुछ औषधीय हार्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, एंटी बॉडीज, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो इनके इस्तेमाल करने से क्या होता है? इनके इस्तेमाल करने से जो रेजिस्टेंस है वो क्रिएट होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? क्रिएट होता है। भाई जैसे जैसे सपोज कीजिए आप कोई एंटीबायोटिक लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपके अंदर जो भी माइक्रोब्स हैं, जो भी बैक्टीरिया है, वो उसके क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे। वो भी तो प्रोटेक्ट करेंगे, वो भी तो अपने अंदर इवोल्यूशन लाएंगे, वो भी तो अपने अंदर उससे बचने की कोशिश करेंगे, और वो रेजिस्टेंस करेंगे तो सामान्य तो मर जाएंगे, लेकिन जो रेजिस्ट वैरायटी है वो बची रह जाएंगी, और जो रेजिस्ट बची रह जाएंगी वही आगे इवॉल्व होंगी, वही आगे नंबर में बढ़ेंगी, और जब वो नंबर में बढ़ेंगी तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एक नई वैरायटी तैयार हो जाएगी, एक नई स्पीसीज तैयार हो जाएगी। और जब नई स्पीसीज तैयार हो जाएगी तो हम कहेंगे भाई ये काम तो बहुत जल्दी हो गया, माइक्रोब्स में तो बहुत जल्दी हो गया। तो उनमें रेट ऑफ जो वेरिएशन का हो गया वो क्या हो गया? बहुत तेजी के साथ हो गया, है ना। तो ये लाइफ स्पान है जो इस पे डिपेंड करता है कि भाई किस तरह से चीजें इफेक्ट होती हैं, किस तरह से चीजों के इंडिविजुअल इफेक्ट होते हैं। ठीक, कोई भी, ये मैं एक्चुअली एनसीईआरटी ने भी इसे मिक्स करके दी हुई है चीजें। एनसीईआरटी ने क्या दिया है? मिक्स करके दिया हुआ है इसे, है ना। तो हालांकि कुछ बुक्स में ये हेडिंग वाइज दे रखे हैं, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से इन्हें लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से ही हम इनसे लेके चलेंगे। अब डार्विन जो है, जो डार्विन का इवोल्यूशन है, उसमें हाँ, उसने क्या कहा कि भैया नेचुरल सिलेक्शन है ना, और नेचुरल सिलेक्शन किसका है? जो फिट है, जो क्या है? फिटनेस का। ठीक है, और ये फिटनेस और जो नेचुरल सिलेक्शन है, डार्विन हालांकि इस पे चुप रहा बाद में, उसने कहीं पे भी इनके रिप्रोडक्शन को दूसरे तरह से नहीं बताया, एक विशेष स्थिति में उसने बताया, क्योंकि जो मेंडल की थ्योरी थी उसे उसने साइलेंस रहा वो उसमें। मेंडल ने कहा कि भाई कोई भी फिनोटिपिक वेरिएशंस आते हैं उनमें हेरिटेंस का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये अपना सारा जोर वेरिएशन पे डालते हैं। लेकिन वेरिएशन की ओरिजिन कैसे हुई, कैसे वेरिएशन ओरिजिन होती हैं, उसके ऊपर मेंडल ज्यादा फोकस नहीं कर पाए। तो उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे कोशिश समझने की कोशिश करेंगे कि कहां तक मेंडल सही रहे और कहां पर जाकर मेंडल की बात में जो है डाइवर्जन क्रिएट हुआ। ठीक है, तो हमने बात की एक और थ्योरी आएगी इसमें एडेप्टिव रेडिएशन की, एक और थ्योरी आएगी इसमें एडेप्टिव रेडिएशन की। और ये एडेप्टिव रेडिएशन क्या कहता है, पहले इसे भी थोड़ा समझें। अगर सेम ज्योग्राफिकल एरिया में, सेम ज्योग्राफिकल एरिया में सेम
एंसिस्टर से विभिन्न दिशाओं में डेवलपमेंट होता है और वो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में बट जाता है, तो ये फिनोमेना क्या कहलाती है? एडेप्टिव रेडिएशन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एडेप्टिव रेडिएशन। यही एडेप्टिव रेडिएशन है। ठीक है। अब मेंडल गए, एक द्वीप की यात्रा की उन्होंने, मैंने जहाज का नाम बताया था उनके, हैं? HMS बीगल। वेरी गुड, HMS बीगल। और उन्होंने एक, ये तो उनके किसका नाम है? शिप का नाम है। तो उन द्वीप का नाम भी याद होना चाहिए आपको, जिस द्वीप की उसने, गैलापागोस। क्या था? गैलापागोस आइलैंड। इसका उन्होंने भ्रमण किया और जब उन्होंने देखा वहां पर उन्हें कुछ छोटी छोटी ब्लैक, कैसे रंग की चिड़िया है? ब्लैक। ये वर्ड एनसीईआरटी में है, ब्लैक वर्ड है उनका, तो यानी इसलिए मैंने इसे फोकस किया है ना। ब्राउन नहीं है वो, कैसी है? ब्लैक बर्ड है ना। वो देखी और उन्होंने देखा कि यार इनकी तो बहुत सारी अलग अलग द्वीप पे अलग अलग वेराइटीज है, अलग अलग तरह की हैं। उनकी चोंचों में, उनकी जो बीक है उसमें डिफरेंस है। उन्होंने कहा कि भाई ये बेसिकली देखा गया कि ये एक ही एंसेस्टर से क्रिएट हुई है, जो क्या खाता था? सीड्स। तो सीड को पिक करने वाली चोंच कैसी होगी? आप समझिए, सीड को पिक करने वाली चोंच कैसी होगी? सीड को पिक करने वाली चोंच आगे से पॉइंटेड होनी चाहिए, छोटी सी, जिससे वो बारीक से बारीक सीड को भी पिक कर ले। लेकिन ये इनकी जो फीडिंग हैबिट है, ये क्या हो गई? बदल गई। बाद में अभी मैं बताऊंगा इन्हें, थोड़े से पॉइंट है जो जिन पे हमें फोकस करना है, वो याद रहने चाहिए, उन पे क्वेश्चन आते हैं। बाद में इन बर्ड्स को क्या कहा गया पता है? डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस के नाम से जाना गया। इन्हें किसके नाम से जाना गया? तो हम अब इस्तेमाल करेंगे डार्विन फिंच शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो देखा गया जो डार्विन फिंचेस थी, उनकी बीक में, अब आप एक एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखिए, बहुत बारीक बारीक से अंतर उनकी बीक में दिए गए, है ना। वो कहा तो एक तरफ क्या खा रही थी? सीड्स को पिक कर रही थी। वो क्या खाने लगी? इंसेक्टिवोरस भी हो गई। कहीं पे कैक्टस होते तो कैक्टस वोरस भी हो गई, हर्बीवोरस भी हो गई वो, है ना। क्या हो गई? हर्बीवोरस भी हो गई, इंसेक्टिवोरस भी हो गई। पिक वो करती थी सीड। तो उसी हिसाब से जिस तरह की हर्ब्स थी, जिस तरह के इंसेक्ट थे, उनकी चोंच में क्या आया? इवोल्यूशन हुआ, इवोल्व हुआ, चेंज आया, वेरिएशन आई, जिससे वो फिंसेस बदल गई और ऐसे लगने लगी कि वो कोई नई स्पीसीज है। वो क्या है बच्चों? नई स्पीसीज है। और जब नई स्पीसीज लगी वो, तो यही तो हम इवोल्यूशन का बेस पढ़ रहे हैं कि भैया इवोल्यूशन में है कि हम एक एंसेस्टर से उत्पन्न, अगर हम जीवन आया है, हमने जीवन दिया गया है, तो ये वेरिएशन क्यों? जीवन में ये वेरिएशन क्यों? अलग 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 प्रकार के जीव क्यों? एडेप्टेशन के बारे में एक गलतफहमी अभी आपकी दूर करूंगा मैं, कि किसे आप एडेप्टेशन समझते हैं और वास्तव में एडेप्टेशन है क्या। यही हम पढ़ रहे हैं। ऐसा ही एडेप्टिव रेडिएशन का एक और उदाहरण हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियम में। किसमें देखने को मिलता है? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियम में। मार्सुपियम क्या होते हैं बच्चों? कौन बताएगा मुझे मार्सुपियम क्या होते हैं? पढ़ा है आपने क्लासिफिकेशन में। किसे कहते हैं मार्सुपियन? है पाउच, जिनकी बॉडी में पाउच होता है। देखो तीन तरह का जन्म है। वो जन्म अंडे से है, वो जन्म बेबी से है, लेकिन वो जन्म जो है अविकसित बच्चों से भी, इनकम्प्लीट है ना, अविकसित, अनडेवलप्ड। तो ये क्या करते हैं मार्सुपियन? क्या देते हैं बच्चों को? कैसे बच्चों को जन्म देते हैं? जो पूरी तरह से विकसित नहीं हो, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट करना भी है। अब बॉडी से बाहर भी है और बॉडी के साथ भी है वो, तो उनमें एक थैली विकसित हो जाती है उनके एब्डोमेन एरिया, जिसे मार्सुपियन कहते हैं, और उसी के अंदर उसका बच्चा रहता है और फर्दर विकसित होता है। तो ये एडेप्टिव रेडिएशन हमने क्या गया? जियोग्राफिकल एरिया एक है,
ज्योग्राफिकल एरिया एक है, एंसेस्टरी सेम है, लेकिन उससे अलग अलग प्रकार के जीव आए हैं। उनसे अलग अलग प्रकार, एक ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग प्रकार के जीव आए हैं। कौन कौन आ गया भाई? देखो, इसे याद करने का एक तरीका है ऐसा। कोई, अगर हम क्रिएचर की बात करें तो छोटी क्रिएचर से हम बड़ी की तरफ चलते हैं ना। कोई, मैं ऐसा कोई फार्मूला आपको नहीं बताने वाला कि ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, उसे भूल जाते हैं। तो मैं तो तुम्हें बताऊंगा कि छोटी क्रिएचर से बड़ी क्रिएचर की तरफ हम चलते हैं। तो छोटी क्रिएचर सबसे बेसिक जो है, अब आप देखेंगे जो सुंदर है ना, मोल, क्या है? मोल। वो हर जगह, हर डेवलपमेंट में सबसे प्राइम स्टेज पे आएगी। चाहे ह्यूमन का डेवलपमेंट भी हो, उसके भी एंसेस्ट्री मोल से ही शुरू होगी, छुछुंदर से ही शुरू होगी, शरीर से ही शुरू होगी, है ना। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। उस एक डायग्राम बना हुआ होगा, देखो, खोलो, आ जाओ सब बच्चे, एक डायग्राम खोल ले, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला, जिसमें वो, हाँ ये वाला, ये दिस जो बीच से नीचे बना हुआ है, ये है ना, खोला है। इसमें देखे मार्सुपियल मॉल दिखाई दे रही है ना। ये भी क्या है, एक तरह का है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन। मॉल के साथ माउस है, मॉल के साथ क्या है, तो दूसरा देखिए माउस भी दिया है इसमें, दिया है। नहीं नहीं, पहले देखो, रैट दे, अरे माउस या रैट, रैट एक जगह से रैट कह दिया, अगली जगह माउस कह दिया गया। मार्सुपियल रैट है, इसे बंद कर लो बेटा, है। अब मैमल्स में ही चल रहे हैं हम ये अभी, क्योंकि है ये मार्सुपियल मैमल्स हैं। उसके बाद जो है, आप देखेंगे आंट ईटर आया होगा, बैंडिड आंट ईटर। यस सर। आगे पीछे देख रखे हैं इसमें, देखो, मैं सीक्वेंस बता रहा हूं कि किस तरह से ये अच्छी तरह से याद हो जाते हैं, है ना। सबसे पहले हमने कहां से चले थे? बॉल से चले थे, फिर हम किस पे आए? रैट पे आए। रैट के बाद किस पे आए? अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज है, मोल से पहले ही एक और एनिमल दिया होगा जो मोल की तरह का ही है। बताओ क्या नाम है उसका? है बैंडिकोट। क्या है? बैंडिकोट। तो आप सबसे शुरू में बैंडिकोट को भी ले सकते हैं, उसके बाद मोल ले सकते हैं, उसके बाद रैट ले सकते हैं, उसके बाद क्या ले सकते हैं? आंट ईटर ले सकते हैं, उसके बाद सुगर ग्लाइडर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? सुगर ग्लाइडर। तो क्या है सुगर ग्लाइडर? है बैट की साइड का ही, की तरह का ही है ना। उसके बाद, या एक तरह से जो है, उड़ने वाली गिलहरी की तरह का ही है। क्लियर? अब ये खत्म हुए, अब इससे थोड़े बड़े जानवर की तरफ आ जाओ। अब आ जाओ कैट की तरफ, टाइगर कैट। अब किस पे आ जाओ? टाइगर कैट। टाइगर कैट है तो तस्मानियन वुल्फ भी है। अब, है ना, फिर आ जाओ जो मैमल्स की तरफ को थोड़ा, वॉम्बैट। वॉम्बैट या कोआला ले सकते हैं आप, इन दोनों में से कोई पहले ले सकते हैं। और फिर वॉम्बैट, वॉम्बैट, कोआला एंड कैंगरू। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन्हें अगर इस सीक्वेंस में याद करेंगे, एक दो बार लगेगा आपको, लेकिन वो सीक्वेंस आपको याद आती चली जाएगी कि भाई ये डेवलपमेंट वाली सीक्वेंस वैसी ही है जैसी हम याद करते हैं। ठीक है, तो भैया ये एडेप्टिव रेडिएशन का एक एग्जाम्पल है। अगर एक ही एरिया में, एक ही एरिया में एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशंस होते हैं, तो ये इशारा करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की तरफ। किसकी तरफ? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की तरफ। देखो ध्यान रखो, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं, एडेप्टिव रेडिएशन अपने आप में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, लेकिन अगर एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन सेम एरिया में होते हैं,
ये इशारा किसकी तरफ करता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की तरफ। अब हमारे जो मार्सुपियल है इसके अब एक और दूसरी सारणी खोलिए। इसे इन दोनों को मैं याद करने का तरीका बताता हूं, मसला कैसे याद होगी आपसे ये, है ना? इसका सीधा सा तरीका ये है। सबसे पहले आप जो पहले वाली मार्सुपियल के वो नंबर लिख लीजिए उसी सीक्वेंस में। 10 दिए हुए हैं, वो 10 के 10 लिख लीजिएगा। पीछे गिनना दोबारा से, कंगारू से गिनना शुरू करना। 10 है ना? हाँ 10 है। तो वो 10 के 10 जिस सीक्वेंस में मैंने बताया उस सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। अब जो पीछे जो लिस्ट दे रखी है एक और, क्योंकि डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूं इस लेसन में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और वो परेशान करते हैं। दूसरी तरफ क्या करना है आपको कि जो आपने लिखा है, सबसे पहले क्या लिखी थी? चुचुंदर है इसमें मोल है? है। दूसरी तरफ आपने लिखा था क्या? माउस। अभी मैं बताऊंगा, कुछ बताऊंगा आपसे। जो दूसरी सारणी को याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। माउस है उसमें, माउस दिया है उसमें। अब उसमें सारे नहीं दे रखे होंगे 10 के 10, उसमें से कुछ दिए हैं और एक एक्स्ट्रा है लीमर। एक एक्स्ट्रा है लीमर, है कि नहीं है? लीमर हमने पीछे नहीं देखा। अब करना आपको ये है कि जो आपने पहले लिख दिए सीक्वेंस में, जो पीछे की तरफ जो सामने दे रखा है उसके वो लिखते चले जाओ। उसमें कैट भी मिलेगी आपको, वुल्फ भी मिलेगा आपको, है सुगर स्लाइड भी मिलेगी आपको, माउस भी मिलेगा एंड रैट भी मिलेगा, वो सॉरी वो श्रीव भी मिले, मॉल भी मिलेगी और एक लीमर मिलेगा इनके। ठीक है, वो इनके साथ लिखते चले जाओ और बस दोनों याद हो जाएंगे। एक या दो बार की प्रैक्टिस से ये आपको दोनों याद हो जाएंगे। क्लियर? ये सारणी पे सवाल आते हैं कि कौन किसके साथ मैच करता है, कौन किसके साथ मैच करता है। ठीक है, इसका मैचिंग किसके साथ है, इसका मैचिंग किसके साथ है, याद आ जाएंगे भैया ये हैं या नहीं आएंगे? चलिए ये याद आ जाएंगे तो अब आगे बढ़ते हैं। ये सारणियां अच्छी तरह से याद कर लेना, ये मार्सुपियन भी और उनके साथ कंसर्न मैमल्स। इसमें इसमें डायग्राम से याद करने का बहुत है, अभी आगे भी आएंगे वो। इसके डायग्राम को आपको छोड़ना नहीं है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और यही इस लेसन का हिडन पॉइंट है। इस लेसन में क्या है कि लिखा हुआ तो कम है, लिखा तो कम है, लिखा तो उन्होंने बिल्कुल है जो बेसिक है, लेकिन डायग्राम को एक्सपेंड कर दिया। डायग्राम क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। इसने पूरी बुक में कहीं पे भी एरा का जिक्र नहीं किया है, लेकिन डायग्राम में एरा है तो एरा पे सवाल आते हैं। तो वो करना है जियोलॉजिकल पीरियड। हाँ जी, अभी तो मैं कह रहा हूँ। फिर याद ही नहीं होता है, याद नहीं होता, याद नहीं होते, हो जाएंगे, होंगे याद, हो जाएंगे। थोड़े से रटो इन्हें, थोड़े से याद करो, हो जाएंगे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, है ना, थोड़ी सी बेसिक करते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं आगे। सब आता है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, यस है ना। अब क्या आएगा बच्चे? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। सबसे पहली बात सब बच्चे ध्यान कर ले, ये जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का हेडिंग है ना आपकी बुक में, इसे बहुत अच्छी तरह से करा, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से करा। जो हेडिंग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दिया हुआ है ना, इसका एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, लर्न करना है, इसे नहीं मिस करना है बिल्कुल, है ना। इस पे लिख लो वेरी वेरी, जैसे लिखते हैं ना, हालांकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता नहीं, लेकिन इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? आप इसकी एक एक लाइन को जब पढ़ेंगे समझेंगे तो नजर आएगा कि इसने कह क्या दिया।
ये बात शुरू हुई है नेचुरल सिलेक्शन से। कहां से बात शुरू होती है? नेचुरल सिलेक्शन से। हालांकि नेचुरल सिलेक्शन का जिक्र पहले भी आया है, लेकिन पहले खुल के नहीं आया। यहां पर नेचुरल सिलेक्शन के बारे में खुल के बात की गई है कि वास्तव में नेचुरल सिलेक्शन है क्या। इसमें बात आएगी फिटनेस की, इसमें बात आएगी एडेप्टेशन की। तीन बातें पे फोकस है यहां पर। पहला किस पे? नेचुरल सिलेक्शन पे, दूसरा फिटनेस पे, और तीसरा एडेप्टेशन। क्लियर? थोड़ी सी बात वेरिएशन की भी करेगा ये, थोड़ी सी बात वेरिएशन। बात करें नेचुरल सिलेक्शन। क्या होता है जब हम नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं? नेचर सिलेक्ट करे, किसे करेगी? जो सरवाइव कर जाए। कौन सरवाइव करेगा? हैं? रैंडम जो फिटनेस होगा, फिट होगा, जो फिट होगा, जो फिट होगा। किसे सेलेक्ट करेगी? जो फिट होगा, है ना? एडेप्टेशन क्या है? जो अडेप्ट कर जाए नेचर में। फिटनेस और एडेप्टेशन में कोई अंतर? सर जो एनवायरनमेंट के जरिए अपने आप को खुद अडेप्ट करता चले, जैसे जैसे उसको अनुसार। और फिट क्या है? फिट क्या है? सब वो भी सेम ही है एक तरह से। वेरी गुड, ये बात एनसीईआरटी ने कही है। फिटनेस और एडेप्टेशन को उसने एक तरफ तो इसे फिटनेस, शुरू में फिटनेस के थ्रू समझाया है, यही मैं थोड़ा बेसिक तुम्हारा बताना चाह रहा था, और दूसरी तरफ इसे एडेप्टेशन से लेके चला। लेकिन सार दोनों का क्या निकलता है? चाहे फिटनेस हो चाहे एडेप्टेशन हो, इनहेरिटेड, जो ये दोनों इनहेरिटेड हैं। क्या है? देखो मैं बेसिक बता रहा हूं, जो पूरी लाइनें पढ़ेंगे ना इनका इनका बेसिक बता रहा हूं मैं। क्या है? जो इनहेरिटेड है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही जाते हैं, दैट ब्रिंग वेरिएशन और सो कॉल्ड स्पेसिएशन। ठीक है? क्यों? क्योंकि इनहेरिट होगा, फिट होगा, प्रोजनी का ज्यादा मौका मिलेगा, बच्चे पैदा करने का ज्यादा मौका मिलेगा, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी। पॉपुलेशन उनकी ज्यादा बढ़ेगी तो उसमें वेरिएशन ज्यादा आएगी, वेरिएशन ज्यादा रहेगी तो जीवन का विकल्प ज्यादा रहेगा। यह है नेचुरल तरीका, है ना? लेकिन इसमें एक कमी है। क्या? ये डायरेक्शनल नहीं है। सबसे बड़ी कमी है, ये डायरेक्शनल नहीं, डायरेक्शन नहीं है इसकी, तो किसी भी तरफ जा सकते हैं। ये चीजें तो किसी भी तरफ जा सकती है, नेचर की तरफ जा रही है ना? कोई कैरेक्टर किसी भी तरफ जा सकता है, अनडायरेक्शन। तो इवोल्यूशन क्या है? अनडायरेक्शनल। ये डायरेक्शनल नहीं होता। ये पॉइंट, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ये पॉइंट है, इनफैक्ट सवाल है, बस ये मान के चलिए। ठीक है? ये क्या है? प्रश्न है, और इन पर बच्चों आएंगे कितने। तो हमारा इवोल्यूशन कैसा है बच्चे? अनडायरेक्शन। क्लियर? डार्विन का जो आधार है, इसेंस है, वो क्या है? नेचुरल सिलेक्शन है। डार्विन का जो आधार है वो क्या है? नेचुरल सिलेक्शन है। भैया उन्होंने कहा कि किसी कंडीशंस में, सपोज कीजिए उन्होंने फिर एक हमने, उन्होंने तो नहीं लिया, हमने एग्जाम्पल लिया एक कि भैया हमें पता है लाइफ स्पान से पता लग जाता है। लाइफ, हमने छोटा सा लाइफ स्पान लिया, किसका है? माइक्रोब्स का। एक ऐसी माइक्रोब्स की कॉलोनी ली जो किसी विशेष हमने मीडिया में उन्हें, कल्चर मीडिया में उन्हें ग्रो कर लिया। ठीक है? सपोज की जैसे हमने ए नाम दे दिया, कॉलोनी ए है, और वो डेवलप हो रहे हैं अच्छी तरह से। फिर हमने क्या काम किया? हमने जो न्यूट्रिशन का मीडियम है वो बदल दिया। पीछे न्यूट्रिशन का क्या बदल दिया? अब न्यूट्रिशन का मीडियम बदलने पर हुआ ये कि उस एरिया में जहां हमने ये मीडियम बदला,
केवल कुछ ही बैक्टीरिया ग्रो कर पाए, बाकी समाप्त हो गए। Yes. कौन से ग्रो करे? जिन्होंने अपने आप को फिट किया। Yes. एडेप्टेशन की मैंने बात कही थी, एक गलतफहमी में दूर करूंगा आपकी। जो एडेप्ट हुए, क्या उन्होंने अपने अंदर कोई नया गुण विकसित किया उसके प्रति? नया गुण ओरिजिन हुआ उनके अंदर? Yes. कोई नया गुण आया उनके अंदर? So variation आया तभी तो अडैप्ट करते हैं। कहां से आया वो वेरिएशन? So वो पहले से ही आता जा रहा था। यस, You the वो उनके जीन में पहले ही था। आप कोरोना से बचे हैं तो कोरोना से बचने का जीन आप में पहले से ही था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी कहीं। जैसे ही जरूरत पड़ी वो डेवलप हो गया, तो आप बच गए। जो डेवलप नहीं कर पाए वो शहीद हो गए। ठीक है ना? तो ऐसे ही यहां पर है बेटा, एडेप्टेशन यही है। एडेप्टेशन में कोई नई चीज बाहर से नहीं आ रही है आपके अंदर, वो आप में पहले से ही है, वो उस जीव में पहले से ही थी। हाँ, जैसे ही जरूरत पड़ी उसने वो विकसित कर ली। उसने क्या कर ली? वो विकसित कर ली, डेवलप कर ली। तो जो कॉलोनी बी थी, उसने अपने आप को फिट साबित किया बनस्पति ए के, और जब फिट साबित किया तो ए मरते चले गए, Yes. क्योंकि वो खाना ही नहीं खा पा रहे, भूखे मर के। बी ने क्योंकि वो विकसित कर लिया, अब उनकी नंबर बढ़ी। उनकी नंबर बढ़ने से ही एक नई पॉपुलेशन क्रिएट हो गई, और हमने उसे नई स्पीसीज मान लिया कि भाई ये बी है, ये दूसरे तरह के बैक्टीरिया है। और ये हमने बहुत थोड़े से टाइम में कर लिया, इसलिए हमने उस बात को पकड़ लिया। हमने बहुत थोड़े से, क्योंकि उनका लाइफ स्पान बहुत छोटा है, उनका लाइफ स्पान बहुत छोटा है। तो ये जो बारीकी मैं आपको बता रहा हूं, ये पकड़ में आ रही है आपके इवोल्यूशन में। ये थोड़ा सा चैप्टर जो है, हाँ, अगर आप सरसरा पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बोरिंग है, लेकिन थोड़ा सा भी आपने इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ लिया तो आपको लगने लगेगा हाँ भैया, इसकी तो एक लाइन है, बस एक लाइन है। जो चीजें हैं हमारे अंदर वो हमने डेवलप कर ली, वो विकसित हो गई, वो प्रोजनी को बढ़ा दिया, इनहेरिट हुई, प्रोजनी को बढ़ा दिया, प्रोजनी को बढ़ा दिया, इवोल्व हुई, वेरिएशन लाई, स्पेसिएशन हुआ, इवोल्यूशन खत्म। ये लाइन है इसकी बस। अगर ये बेसिक लाइन पकड़ के रखेंगे अपने दिमाग में तो आपको पता लगता रहेगा कि भैया इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे चीजें चल रही है, इससे बाहर नहीं जा रही। हालांकि लेमार्क से, सॉरी, डार्विन से पहले एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुए हैं, नेचुरलिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट तो नहीं, नेचुरलिस्ट। कौन? लेमार्क। उन्होंने कहा कि भैया ये इवोल्यूशन का जो आधार है वो तो यूज एंड अनयूज ऑफ ऑर्गन्स है। जिन ऑर्गन्स का यूज करते हैं जी, वो वाला, हाँ, वो वाली वो कहानी है जो आप सोचते हैं एडेप्टेशन के बारे में, वो ऐसा होता नहीं। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो जब तो खारिज कर दिया गया ना। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जिराफ का उदाहरण भी लिया कि भैया जिन अंगों का हम उपयोग करते हैं वो ज्यादा विकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का उपयोग हम नहीं करते वो अविकसित रह जाते हैं। हाथ और पैर अनयूज नहीं होते, इसलिए वो गायब हो गए। हाँ, तो उन्होंने जिराफ का उदाहरण लिया कि भैया जिराफ थे, घास खाते थे, गर्दन लंबी होती है ना, घास, उनकी संख्या बढ़ी, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिट है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? लिमिट है। ये बात सब मानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिट है, ये इससे प्रभावित थे डार्विन भी। और फिर क्या हुआ कि भैया जो उचक उचक के खाने लगे, उसकी टांगे और गर्दन लंबी हो गई, और जो नहीं खा पाए उचक उचक के वो मर गए। इसलिए धीरे धीरे गर्दन लंबी होती चली गई ना, धीरे धीरे गर्दन क्या होती गई? लंबी। उनके हिसाब से तो खजूर पे भी खा लेगा जीरा, ताड़ पे भी, है ना। तो हालांकि ये नहीं माना गया। जिराफ की थ्योरी क्या कर दी गई, ओ सॉरी, लेमार की थ्योरी जो है वो क्या कर दी गई? डिस्कार्ड कर दी गई, अमान्य साबित कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो उसका एक तो प्रूफ नहीं दे पाए, और कुछ बातों का वो जवाब ही नहीं दे पाए ना। कैसे? आपने 10th क्लास में पढ़े हैं उनके बारे में, पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होती, इतने समय से दाढ़ी मूछें कट रही है लेकिन फिर भी आ रही है,
रीजमान ने एक्सपेरिमेंट भी किया था चूहे के ऊपर, चूहे की पूंछ बिल्कुल भी छोटी नहीं हुई, तो उन्हें इसका हाँ नेचुरल सिलेक्शन बना है ना। नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो इशारा करती है। अब एक और प्रश्न आया कि जो इवोल्यूशन है ये प्रोसेस है या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है ना। इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब देखिए समझिए, जब मैं उदाहरण लूंगा तो आप समझेंगे। हमारे चारों तरफ एनिमेट और अनएनिमेट हर तरह की चीजें हैं, है ना, पूरा विश्व है। और जब हम विश्व को देखते हैं, विश्व के डेवलपमेंट को देखते हैं, इवोल्यूशन को देखते हैं, तो हमें लगता है कि इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस। क्या है ये? प्रोसेस है, चलता रहेगा भाई। इसके उलट जब हम लाइफ के इवोल्यूशन को देखते हैं कि भैया इसके फलस्वरूप ये हुआ, इसके फलस्वरूप ये हुआ, तो इसके फलस्वरूप ये बन के आया, तो उसमें लगता है कि ये तो एंड प्रोडक्ट हो गया इवोल्यूशन तो, कि भाई ये सारी चीजें हुई और उसके बाद में ये बन के आया है? तो उसमें क्या लगता है? ये रिजल्ट ऑफ प्रोसेस लगता है इवोल्यूशन। अब कहानी बीच में अटक गई। कहानी कहां अटक गई? बीच में। अब इसे भैया दोनों चीजें माना जाए इवोल्यूशन को। क्या माना जाता है? दोनों चीज हम मानते हैं। क्या क्या? प्रोसेस भी है एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेस भी। क्लियर? बात समझ में आई है? प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस का मतलब समझ गया ना, क्यों कहा गया ये बात इवोल्यूशन के बारे में। एक साइंटिस्ट हुए माल्थस, और उन्होंने एक पॉपुलेशन थ्योरी दी थी। माल्थस ने क्या दी थी? हाँ, कहीं ना कहीं डार्विन उससे प्रभावित थे। देखो, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस जो हैं वो लिमिट है। नेचुरल रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड। और जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, जो फिट है उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है। डार्विन भी कह रहा है ये बात, तो डार्विन ने कहा ना जो फिट है उसकी प्रोजेनी तो उसी की बढ़ेगी। इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल देखें तो मैथमेटिकली उसकी पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। मक्खी जो एक बार में 150 अंडे देती है, अगर वो सारे अंडों से मक्खियां विकसित हों और वो सफल प्रजनन करें और फिर वो सारे अंडे विकसित होकर नई मक्खियों को जन्म दें और इस प्रकार से ये चलता रहे प्रोसेस, तो इस संसार में तो मक्खियां ही मक्खियां होनी चाहिए। सबसे कम पॉपुलेशन मानी जाती है हाथी की। एक हथनी एक साल में मैक्सिमम 6 बार तक बच्चे दे सकती है। सॉरी, एक लाइफ स्पान में, नॉट साल में, लाइफ स्पान में। हाँ नहीं, लाइफ स्पान, सॉरी, अपने लाइफ स्पान में मैक्सिमम 6 टाइम तक बच्चे दे सकते हैं, है ना। और अगर वो सारे बच्चे जीवित रहें और सफल प्रजनन करें, तो कुछ साल बाद ऐसा होगा कि पृथ्वी पर हाथी ही हाथी होने चाहिए। पर आप देखते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो माल्थस ने कहा इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्ट्रगल। इसका कारण क्या है? संघर्ष। कि प्रत्येक प्रजाति को क्या करना पड़ता है बेटे? संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष 3 तरह का हो सकता है। संघर्ष कितनी तरह से हो सकता है? 3 तरह से हो सकता है। सामान्य भाषा में समझिए, अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ, है ना, अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ, दूसरी जाति के सदस्यों के साथ, और नेचर के साथ। ठीक है, इनमें सबसे, और इस संघर्ष में बहुत से प्राणी मारे जाते हैं, बहुत से जातियां क्या हो जाती हैं। अच्छा, इन तीनों संघर्ष में सबसे ज्यादा संख्या में प्राणी किसके द्वारा हताहत होते हैं? जो अपनी जाति के साथ, अपनी जाति के सदस्यों के साथ, जो इंटररेशियल, दोनों में सेम वेरिएशन, सेम, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं सेम है।
देखो हमारा संघर्ष किसके कारण होता है? आवश्यकता के कारण। एक जीव दूसरे जीव, क्योंकि मैंने कहा नेचुरल रिसोर्सेज लिमिट है, तो संघर्ष किसके लिए है? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। और उसमें एक ही जाति के सदस्यों की आवश्यकताएं क्या है? एक जैसी है, तो वो आपस में ज्यादा संघर्ष करते हैं, उसमें एक दूसरे को ज्यादा मारते हैं। तो जो इंटर रेशियल है, इंटर स्पीसीज संघर्ष है, उसमें ज्यादा नष्ट होते हैं, है ना? जो इंट्रा है दूसरी जाति के सदस्यों के साथ है, और जो नेचर के साथ है उसमें कम है। तो इन तीनों संघर्षों के कारण संख्या क्या हो जाती है? लिमिट हो जाती है। तो इसलिए हमें वो स्टेबल दिखाई देती है। जनसंख्या कैसी दिखाई देती है? स्थिर दिखाई देती है। केवल एक ही प्राणी ऐसा है जिसकी जनसंख्या क्या दिखाई देती है? क्या दिखाई देती है? बढ़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन मालथस आज भी सच है। हमने कितना ही मेडिकल कर लिया हो, कितने ही हम अपने अपने दिमाग विकसित कर लिए हो, है ना, लेकिन इंटर जो हमारी स्पेसिफिक संघर्ष है ना, उसमें ही हम ज्यादा मरते हैं, है ना? जैसे ही हमारे पे पैसे आते हैं, जैसे ही हमारे पे समृद्धि आती है, हम में लालच आ जाता है, एक देश दूसरे देश पे हमला कर देता है ना? फिर वो मार रहा है एक दूसरे को, है ये। देखो ये जो आप देख रहे हैं कि ये युद्ध है, ये भी तो वही संघर्ष का एक पार्ट है, इसी संघर्ष का ही तो एक पार्ट है। तो इसमें हम मरते हैं, लार्ज स्केल पे मरते हैं, है ना? लेकिन मालथस सही है अपनी जगह कि भैया पॉपुलेशन क्या बनी रहती है? स्थिर बनी रहती है। तो उसका कारण क्या है? एक तरह का स्ट्रगल है। तो मैंने कहा कि डार्विन मालथस की थ्योरी से प्रभावित थे। डाल्टन माल सॉरी डार्विन मालथस की थ्योरी से प्रभावित थे। क्लियर? यस सर। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, बात है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म की बात में देखो, एक बात समझ में आई, मैकेनिज्म को समझना है। नेचुरल सिलेक्शन किसका है? फिटनेस का। ये क्या यहीं रुक जानी चाहिए? फिटनेस एक कैंडिडेट पे रुक जाएगी क्या? ये कब बढ़ेगी आगे? इनहेरिट होगी। क्या होगा? इनहेरिट होगी। इसी बात को इनहेरिट होगी, प्रोजनी बढ़ेगी, प्रोजनी बढ़ेगी, वेरिएशंस आएगी, और वो नई स्पेसिएशन आएगा, है ना? ये तीन बातें हैं। इसी को एडेप्टेशन वाली लाइन से समझ लीजिए, चाहे इसको दूसरे तरीके से मैंने बोला कि एडेप्टेशन वाली लाइन, एडेप्टेशन भी इनहेरिट है, एडेप्टेशन, है ना? एंड रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन इज फिटनेस, एंड रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन इज फिटनेस, और दे आर इनहेरिटेड, दे आर इनहेरिटेड। अब हालांकि जब हम मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं, इसमें तीन बातें आएंगी, एक मेंडल भी आएंगे, एक डार्विन भी आएंगे, एक ह्यूगो डी व्रीज भी आएंगे, तीनों आएंगे, तीनों की बात होगी इसमें। मेंडल ने कह दिया था भैया कि जो फिनोटाइप होते हैं वो इफेक्ट होते हैं अपनी हेरिडिटी से। डार्विन ने उन्हें इग्नोर किया इस बात को, क्योंकि वो उनकी थ्योरी में कहीं फिट नहीं बैठ रही थी, या चुप रहे वो। लेकिन कौन आए? ह्यूगो डी व्रीज। उन्होंने 20वीं शताब्दी के फर्स्ट डिकेड में कहा कि भैया सडन चेंज आता है पॉपुलेशन, सडन वेरिएशन आता है, एक सडन चेंज आता है, और ये जो मेंडल कह रहे हैं ना कि ये जो वेरिएशन है इनका कोई महत्व नहीं, फिटनेस में या एडेप्टेशन में या जो नई स्पेशलाइजेशन में छोटे छोटे परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये वैल्यू नहीं रखता, म्यूटेशन ज्यादा वैल्यू रखता है। जो सडन चेंज आया है वो किसके कारण है? म्यूटेशन। और म्यूटेशन कैसा है? ये वेरिएशन तो डायरेक्शन वाली है। देखो मैंने इवोल्यूशन को कहा था डायरेक्शन लेस है, डार्विन को नहीं कहा था। डार्विन ने वेरिएशन कहा, उन्होंने कहा ये वेरिएशन तो क्या डायरेक्टेड है, इनकी तो एक डायरेक्शन है, यानी ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा।
लेकिन वेरिएशन या म्यूटेशन जो प्रभावित करती है नई स्पीसीज को, ये क्या है? ये क्या है? अनडायरेक्शनल। इनकी डायरेक्शन नहीं है कोई, है ना? दूसरा है अनडायरेक्शनल, म्यूटेशन अनडायरेक्शनल। लार्ज है, अनलार्ज, छोटे छोटे नहीं है, अनलार्ज। और फिर हेरिड तो है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो वो जाएंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो वो जाएंगे और नई स्पीसीज को जन्म देंगे। नई स्पीसीज को क्या करेंगे? जन्म देंगे। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ पहले। कितना समझे? कितना समझे? देखो, इसे एक सीक्वेंस में बांट के आपको समझना है। ये लेसन में यही बात है, इस लेसन में सारी बातें सही हैं, सारी बातें सही हैं, लेकिन इस लेसन का ये नहीं पता लगता शुरू कहां से हुआ था और अंत कहां पे जा रहा है, किधर से घूम रहे हैं, है ना? लेकिन मैंने बताया तुम्हें, एक सिरा पकड़ने की बात बताई मैंने। इवोल्यूशन तो है, ये बात मानते हैं, इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का मतलब एक चेंज है, हम चल रहे हैं ना, लेकिन उसमें कुछ बीच में गलतफहमियां भी, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? नहीं भाई, डायरेक्शन निश्चित नहीं है। हम ये सोच के चले कि हम यहां से थे और यहां पहुंचेंगे, नो। ये तो आज की डेट में हम कह रहे हैं कि वहां से लेके यहां तक आया, तो वो हमें डायरेक्शन लगता है, रियल में वो डायरेक्शनल नहीं है। भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हम किस दिशा में जाएंगे, किस दिशा में डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है? लेकिन ये बात चलिए आपने कि भैया फिटनेस, वेरिएशन, एडेप्टेशन, इसके पड़ाव हैं और इन्हें ले जाने वाली इनहेरिटेंस, ठीक है? इन्हें बढ़ाने वाली प्रोजेक्ट, इनकी नंबर्स हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए। फिटनेस है तो एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन है तो फिटनेस है, फिटनेस है तो प्रोजनी है, प्रोजनी है तो वेरिएशन दिखाई देगी, वेरिएशन दिखाई देगा तो स्पेशिएशन। ये इसके सिरे, इसके बीच में आए हैं दूसरे। अब एक महत्वपूर्ण चीज आएगी, इक्विलिब्रियम आएगा एक। भाई सब इवोल्यूशन की तरफ चल रहे, तो मैथमेटिशियन कैसे पीछे रह जाते हैं, है ना? नेचुरलिस्ट भी जा रहे हैं, बायोलॉजिस्ट भी जा रहे हैं, तो हार्डी, वेनबर्ग, विल्बिरियम, है ना? इसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। इसमें इसे थोड़ा सा समझना है हमें, थोड़ा सा तुम रेस्ट ले लो, फिर इसे करेंगे और इसमें न्यूमेरिकल भी कराएंगे। बेटा फिट होके आया मैं। नया देख, यहाँ पर 5 रुपए बिक रहे हैं। ये वाइट वाला ये बराबर होता है, ये